एक महीने में तो नेगेटिव लेटर आने शुरू हो गए। अच्छा। हाँ, नेगेटिव लेटर बंद करो, इसके बजाय कोई श्री राम कथा छापिए तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, ये वो इस तरह के सारे लेटर। तो बोले नहीं ऐसा मत कहो, बड़ा भड़क गया मेरे पर। आपको पता नहीं कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ। हाँ, मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ और जब भी मुझ पर अटैक आता है मैं गोली फोली नहीं खाता, डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं डब्बू जी का एल्बम खोल के बैठ जाता हूँ और मेरी बीमारी दूर हो जाती है। तो पहले तो मुझे जब देखा उन्होंने, ये अटल जी ने, तो मुझे लगा कि कोई श्री राम को देख रहा है, सामने खड़ा है उसके। फिर मेरा हाथ पकड़कर हिलाने लगे और मुझे वो दृश्य आज भी याद है। तो डब्बू जी से ही शुरू करते हैं। वैसे तो मेरा नाम आबिद सूरती है, लेकिन एक दौर ऐसा था और कुछ आज भी लोग मुझे आबिद कहकर नहीं डब्बू जी कहकर पुकारते हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्मयुग पत्रिका में संपादक बनकर आए। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आज़ादी को इतने साल हो गए हैं और हम आज भी फैंटम छाप रहे हैं, मैंड्रेक द मैजिशियन छाप रहे हैं। ये ब्रिटिशर गए, अब कब हम ऐसे बंद करें, तो आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो मुझसे पहले वो कई कार्टूनिस्ट ट्राई कर चुके थे। उन कार्टूनिस्टों में मतलब टॉप के, चोटी के थे, मारियो मिरांडा, ऐसे उस लेवल के। किसी का फीचर 5 हफ्ते चला, किसी का 10 हफ्ते चला, किसी का 2 महीने चला फीचर, वही कॉमिक स्ट्रिप का, और बंद हो गए। तब ये लोग मेरे पास आए तो तब तो मैं नया, एकदम से अननोन बच्चा जिसे कहते हैं ना, तो धर्मी की टीम ने कहा अब इसको भी आजमा लेते हैं, कुछ बचा ही नहीं है कोई। तो तब मैं डब्बू जी जो है वो मैं गुजराती में बना रहा था। गुजराती में एक पत्रिका थी चेत मच्छंदर करके जी। चेत मच्छंदर पत्रिका में ये हर हफ्ते एक स्ट्रिप डब्बू जी की आती थी। तब उसका नाम था बटुक भाई। तो एक महीने में तो नेगेटिव लेटर आने शुरू हो गए। अच्छा। हाँ, नेगेटिव लेटर बंद करो, इसके बजाय कोई श्री राम कथा छापिए तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, ये वो इस तरह के सारे लेटर। तो एडिटर ने मुझे बुलाया, कहा कि अभी ये 1985 नहीं 63 से 63 में एडिटर बनकर आए डॉक्टर भारती, धर्मयुग में एडिटर बनकर आए। तो ये तब की बात है, आसपास की। अब ये हुआ कि एडिटर ने मुझे बुलाया, कि गुजराती एडिटर ने, कि भाई अपना बटुक भाई जो है लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और बड़े नेगेटिव लेटर आ रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि भाई नया फीचर है, कम से कम 3 महीने तो देने चाहिए। अब ये बात उनको हजम तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हजम कर ली कि लड़का जो है सही कह रहा है, कुछ सच है इसमें। तो फिर 1 महीने तक, अब जो पिछले महीने में यूँ समझ लो कि 50 खत नेगेटिव आए थे, तो दूसरे महीने में 100 आए और मुझसे पूछे बिना ही बंद कर दिया। तभी डॉक्टर भारती ने मुझे बुलाया और वहाँ जितने भी कार्टूनिस्ट उन्होंने आजमाए, उनका वही हाल हुआ जो मेरा गुजराती में हुआ था। और मैंने डब्बू जी जो था वो ट्रांसलेट करके उनको दे दिया, गुजराती से हिंदी, बाकी सब वही से। और 1 महीने में तो पॉजिटिव लेटर शुरू हो गए, 3 महीने में तो सुपर हिट हो गए डब्बू जी। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बात है कि गुजराती लोग इसे पसंद नहीं कर पाए। आबिद सर, आप ही बताएंगे कि कैसे शुरू किया, क्यों हुआ, ये डब्बू जी शुरू कैसे किया, आइडिया क्या था? आइडिया फैमिली, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर एक फैमिली कार्टून चाहिए था। तो उसमें कभी बीवी चोट करती है पति पर, कभी पति चोट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बार डब्बू जी को बुखार चढ़ जाता है, तो बीवी कहती है
कि जब मुझसे शादी करने घर आए थे तब तो नाचते गाते आए थे, और अब जब मैं मायके जाने की बात करती हूँ आपको लेकर तो आपको बुखार चढ़ जाता है। तो डब्बू जी कहते तब मेरे साथ 100 बाराती थे। जी। तो इस तरह के चुटकुले जो है, हाँ। अब इसके फैन जो थे, आपको हैरत होगी, जो फैन सर्कल डब्बू जी का, टॉप पर अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो पागल थे, समझे थे। जब मुझे इसलिए याद है कि एक बार डॉक्टर धर्मवीर भारती के घर में पार्टी थी, हाँ। और पार्टी में सारे इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया था। तो तब बीजेपी के पास 2 सीट थी। हाँ। ये तब की बात है, 1982-80 की बात। जो भी हो, 2 सीट थी, मुझे इतना याद है। ठीक। हाँ, तो उस महफिल में मुझे भी बुलाया गया, और जैसे ही अटल जी एंटर हुए तो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने उनसे कहा, आइए मैं आपका परिचय डब्बू जी से करवाता हूँ। समझे? आप भी तो बड़े खुश हो गए, अरे कहा है? तो मैं उनके डॉक्टर साहब के पीछे थोड़े फासले पर था। डॉक्टर साहब ने मुझे इशारा किया, आ जाओ। और मैं गया तो डॉक्टर साहब ने अटल जी से कहा, मिलिए, जिसे आप मिलना चाहते थे। कई बार कह चुके होंगे ना उनसे, इसीलिए उन्होंने कहा आइए मैं आपका परिचय, और कुछ नहीं कहा। तो पहले तो मुझे जब देखा उन्होंने, ये अटल जी ने, तो मुझे लगा कि कोई श्री राम को देख रहा है, सामने खड़ा है। तो उसकी फीलिंग क्या होगी? अचानक प्रकट हो जाए श्री राम आपके सामने, तो आपकी क्या बौखलाहट कहो या जो कहो, मतलब विस्मय रह जाएगा, विस्मृत। सारे इसके उनके एक्सप्रेशन, फिर मेरा हाथ पकड़कर हिलाने लगे। और मुझे वो दृश्य आज भी याद है कि वो करीबन यूँ समझे ना 20 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड तक हाथ हिलाते रहे और उनकी तोन नाचती रही। ये दृश्य मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। दूसरे नंबर पर ओशो, फैन सर्कल की बात चल रही है। ओशो का क्या था कि जब भी उनका सत्संग होता था और देखते थे सत्संग में कोई वो ये देखते थे कि सत्संग को ढीला ढाला जा रहा है, लोग इधर उधर देख रहे हैं, जमाइयाँ ले रहे हैं, तो कहते थे देखते हैं इस हफ्ते डब्बू जी क्या कहते हैं। तो फिर सवाल ये रिकॉर्डेड है वीडियो, ठीक है। ये ओशो के वीडियो जो है उसमें ये रिकॉर्डेड है। अच्छा, अब अब यानी कि वो इस तरह ओशो जब भी कोई ऐसी महफिल में देखा कि गड़बड़ी है तो देखते ये सकते, फिर वो अपनी सीट के नीचे से धर्म निकालते थे, रिकॉर्डेड इन ए वीडियो, और फिर पढ़कर चुटकुला सुनाते थे। सुनकर लोग कहका लगाकर हंस देते थे और फिर उसकी महफिल आगे बढ़ जाती थी। कभी कभी मैं बड़ी ऊंची बात, फिलोसॉफिकल बात कह देता था, जो बच्चे तो अपना चुटकुला समझ के हंस देते थे, लेकिन समझने वाले समझ जाते थे कि बंदा कहना क्या चाहता है, चोट कहाँ कर रहा है। उसकी भी एक मिसाल दूंगा कि कोई त्यौहार था, क्रिसमस या बकरीद, और डब्बू जी एक किलो चिकन लेके अपने मार्केट से निकले और एक चील ने झपट्टा मारा और लेके बिल्डिंग के छप्पर पर बैठ गई। तो डब्बू जी जो है वो डांस करने लगे। लोग बड़े हैरान कि 1 किलो का मुर्गा ऊपर चला गया और ये बंदा नाच रहा है। तो आके किसी ने पूछा, तो डब्बू जी ने क्या कहा, वजह बताई। जो उन्होंने कहा कि मुर्गा तो उसके पास है, लेकिन वो मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी तो मेरे पास है, साला बेकार है, उसके लिए क्या करेगा। अच्छा, ये एक लेवल हुआ, ठीक है। और जो मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल जो था ना, फिर ओटो ने सुनाया, ओशो ने सुनाया और लोग हंस पड़े। फिर ओशो ने पूछा कि अब बताओ ये कार्टूनिस्ट कहना क्या चाहता है। तो सब फिर सोच में पड़ गए, कोई पकड़ नहीं पाया। तो ओशो ने कहा कि कार्टूनिस्ट ये कहना चाहता है कि हम सब डब्बू जी की तरह
धर्म के मुर्दे सीने से चिपकाए बैठे हैं, लेकिन रेसिपी तो किसी संत के पास है। क्या बात, क्या बात। तो इसके डब्बू जी के तो इतने चुटकुले हैं, ट्रू लाइफ इंसिडेंट इतने हैं इसके साथ जुड़े हुए। एक और बता रहा हूँ आखिरी। मैं पटना गया हुआ था, पटना में एक सेमिनार था। सेमिनार में करीबन 4 दिन तक सेमिनार निपट कर मैं एयरपोर्ट जा रहा था। तो एयरपोर्ट के रास्ते में फ़ोन आया किसी बंदे का कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा यार मैं 4 दिन से यहाँ हूँ, सारे अखबारों में सब आ चुका है, तो तुम कहाँ गायब थे? तो बोले नहीं सर मैं गाँव यहाँ नहीं था, मैं हमारे खेत में काम पड़ गया था, मैं वहाँ चला गया था, लेकिन मैं आपसे मिले बगैर तो मैं जी नहीं सकूँगा। ये ऐसा जब आर्डेंट फैन जैसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा इसको कहीं एक झलकी उसके लिए मुनासिब है। तो मैंने कहा तुम आप एक तुम काम करो, एयरपोर्ट के गेट पर आ जाओ, मेरी कार जा रही है एयरपोर्ट, तो वहाँ मैं 2 मिनट रुक सकता हूँ। जब गाड़ी एयरपोर्ट के गेट पर पहुंची तो एक बनिया जो है, एक बनिया जिसकी धोती भी फटी हुई है, कुर्ता भी फटा हुआ है, बगल में पोथी भी रखी हुई है और खड़ा हुआ था। तो मैंने गाड़ी से उतरा तो वही फीलिंग उसकी भी कि जैसे श्री राम ऊपर से उतरे, ओह तो देखता रह गया ऐसा, और फिर चरणों में गिर पड़ा। मैं बता रहा हूँ कितने ज़बरदस्त फैन थे और क्या इम्पैक्ट था डब्बू जी का। तो मेरे चरणों में गिर पड़ा और मैंने उठाया उसको, मैंने कहा बैठिए बैठिए। वो पत्थर की कुछ मुंडेर जैसा था, मैंने उसको वहाँ बिठाया और मैंने अब वो बात क्या करूँ उससे। एक फटे पुराने कुर्ते और ये धोती, मैली धोती। मतलब पूरा देश जानता है, मतलब जो भी उस समय पढ़ने लिखने वाले लोग थे, पॉलिटिकल असर, सैटिरिस्टिक असर। जी, एक पॉइंट मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि तो मैंने शुरुआत की कुछ कहने के खातिर कि ये आपने बगल में क्या दबा के रखा है, भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। खामोश गूंगे बैठे रहे दोनों। तो उसने कहा अरे ये तो पोथी जो है वो डब्बू जी का कलेक्शन है और हर साल का कलेक्शन मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको जो साल का देखना हो, 4 साल 5 साल। मैंने कहा कि भाई भैया डब्बू जी धर्मवीर भारती टपक गए, समझे रहे, धर्मयुग बंद हो गया और तुम अभी भी उसको सीने से लगाए बैठे हो। तो बोले नहीं ऐसा मत कहो, बड़ा भड़क गया मेरे पर। आपको पता नहीं कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ। हाँ मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ और जब भी मुझ पर अटैक आता है मैं गोली फोली नहीं खाता, डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं डब्बू जी का एल्बम खोल के बैठ जाता हूँ और मेरी बीमारी दूर हो जाती है। क्या ये मैंने इसलिए बताया कि बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं इट वाज आई थिंक दिस इज इनफ डब्बू जी। सर आखिरी सवाल, छोड़ा क्यों डब्बू जी को बनाना? मतलब बंद क्यों किया? उम्र की वजह से? नहीं वो तो डॉक्टर साहब छोड़ के चले गए ना। धर्मवीर भारती उसके बाद भी तो अखबार निकलते रहे सब कुछ। वो उसके बाद में एक साल निकला था। तो थोड़ा चलाया था मैंने। लेकिन फिर वो एक रिश्ता टूटता है ना, एक माहौल से हटना पड़ता है तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने का। एक हम ख्याल जैसा हम और आप हम ख्याल है, अब कोई तीसरा आके गया सर आपका इंटरव्यू करना है, अब जो कुछ जानता ही नहीं, अब उससे मैं क्या बात करूँगी। तो ऐसी कई वजह थी जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। अच्छा ये भी जान लो कि वैसे मेरी फितरत में ये नहीं है कि मैं रिपीट करता रहूं, यानी मेरी ज़िंदगी में मैंने बीवी के सिवाय किसी को रिपीट नहीं किया, समझे। तो मैंने जब डब्बू जी के करीबन 10 साल हुए थे, 10-15 साल, तो मैंने कहा कि अब डॉक्टर साहब कुछ नया करते हैं, इसको डब्बू जी को रखो, मैं एक नया सुपरहिट फीचर देता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं समझ गया, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो जब भी मुझे तनख्वाह बढ़ानी होती थी तो मैं कहा डॉक्टर साहब
अब मज़ा नहीं आ रहा है डब्बू जी। जन ज्वार जनता की मीडिया।